देवियों और सज्जनों, दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एलओसी में। मैं राकेश तिवारी आपके साथ में और मेरे साथ हैं डॉक्टर एजाज साहब, और हम दोनों सदा की तरह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के एलओसी के ऊपर और उसके साथ में हमारी जो पूरी इतिहास है, तारीख है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज का एक नया प्रोग्राम लेकर के हम आपके साथ पुनः हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं एजाज रऊफ और आपके साथ हाजिर हूं पाकिस्तानी नुक्ता नज़र के साथ। जी, तो एजाज साहब, आज के प्रोग्राम की अगर बात करें तो मौलाना अबुल कलाम साहब का मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो वीडियो हमारे दर्शकों को भी दिखा दिया जाए और हम भी देख लेते हैं, और उसके बाद में फिर आगे हम लोग इसी की बेस के ऊपर बात करते हैं। जरूर। मैं आपको आइंदा नक्शों के भरने से नहीं रोकता, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया, उसके बयान करने का ये मौका तो नहीं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मुझे फिर दोहराना पड़ता है कि जब मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इस स्कीम के जो भी नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। इससे इनकी कोई मुश्किल हल होने के बजाय मजीद मुश्किलातें पैदा हो जाएंगी। अव्वल पाकिस्तान का लफ्ज़ मेरे नजदीक इस्लामी तस्वुरात के खिलाफ है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। इस रूए जमीन को पाक और नापाक के दरमियान तकसीम करना ही इस्लामी तालीमात के मनाफी है। दूसरी है कि ये पाकिस्तान की स्कीम एक तरह से मुसलमानों के लिए शिकस्त की अलामत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ के अंदर है और वो अपनी जबरदस्त तादाद के साथ ऐसी मजहबी और माशरती सिफात के हामिल है कि हिंदुस्तान की कौमी व वतनी जिंदगी में पॉलिसी और नज्म नस्क के तमाम मामलात पर फैसला कुन असर डालने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की स्कीम के जरिए इनकी ये सारी कुव्वत और सलाहियत तकसीम होकर जाया हो जाएगी और मेरे नजदीक ये बदतरीन बुज़दिली का निशान है कि मैं अपनी मीरास पिदरी से दस्तबरदार हो गए छोटे से टुकड़े पर कनाअत कर लूं। मैं इस मसले के दूसरे तमाम पहलुओं को नजरअंदाज करके तनहा मुस्लिम मफाद के नुक्ते निगाह से भी गौर करने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की स्कीम को किसी तौर पर भी मुसलमानों के लिए मुफीद साबित कर दिया जाए तो मैं इसे कबूल कर लूंगा और दूसरों से इसे मनवाने पर अपना पूरा जोर सर्फ कर डालूंगा। मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम से मुसलमानों के जमाती और मिली मफाद को जरा भी फायदा न होगा और न उनका कोई अंदेशा दूर हो सकेगा। हाँ, जो तजवीज और फार्मूला मैंने तैयार किया था, जिसे काबीना मिशन और कांग्रेस दोनों से ही मंजूर कराने में कामयाब हो गया था और जिसकी रूह से तमाम सूबे मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार करार दे दिए गए थे, इसमें पाकिस्तानी स्कीम की वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो उन नकाइश से पाक है जो उनकी स्कीम में पाए जाते हैं। अब आप जरा जज्बात से बालातर होकर इसके मुमकिन नताइज पर गौर करें कि हिंदू अक्सरियत के इलाकों में करोड़ों की तादाद में ये मुसलमान मगर बहुत छोटी छोटी अक़लियतों की सूरत में पूरे मुल्क में बिखर कर रह गए और आज के मुकाबले में आने वाले कल में वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। जहां इनके घर बार और बूदोबाश 1000 साल से चली आ रही है और जहां उन्होंने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के मशहूर और बड़े बड़े मराकज़ तामील किए, हिंदू अक्सरियत के इलाकों में बसने वाले ये मुसलमान एक दिन अचानक सुबह खुलते अपने आप को अपने घर और वतन में परदेसी और अजनबी पाए गए, सनती तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा हो गए और एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर हो गए जो खालिश हिंदू राज बन गई। पाकिस्तान में ख्वाह मुसलमानों की मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत ही क्यों न कायम हो जाए, इससे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का मसला हरगिज हल नहीं हो सकेगा। ये 2 रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बनकर एक दूसरे की अक़लियतों का मसला हल करने की पोजीशन में नहीं आ सकती। इससे सिर्फ यरगमाल और इंतकाम का रास्ता खुलेगा। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि वक्त जून 1940 में कांग्रेस की सदारत संभालने के बाद जब मैंने हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ के तस्फिये की गरज से बहैसियत सदर कांग्रेस मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना सदर मुस्लिम लीग को यह तजवीज भेजी थी
कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों और मरकज में किसी एक पार्टी की वज़रात के बजाय कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर मुश्तमिल मखलूत वज़रातें बनाई जाए। लेकिन मिस्टर जिन्ना ने मेरी तजवीज ये कहकर मुस्तरद कर दी कि तुमको कांग्रेस ने शुगवाई की तरह कांग्रेस का सदर बनाया है, इसलिए मैं तुमसे किसी तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। और बराबर की सतह पर हिंदू मुस्लिम तस्फिये का वो मौका जिस तरह हाथ से निकल गया, मैं आज तक ये समझने से कासिर रहा हूँ कि गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान की पहली हुकूमत जो 14 अरकान पर मुश्तमिल होती और जिसमें 7 मुसलमान नुमाइंदे होते और 7 गैर मुस्लिम नुमाइंदे, जिनमें हिंदू सिर्फ 2 होते, इस्लाम और मुसलमानों के कौन से अहम मफाद के पेश नजर मिस्टर जिन्ना के लिए काबिल कबूल नहीं थी? क्या इस तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में एक माकूल हिस्सा नहीं मिल रहा था? मेरे भाइयों, मैं आपको इस वाक़े की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि जब लॉर्ड वेल की जगह लॉर्ड माउंट बैटन हिंदुस्तान के आखिरी वासराय मुकर्रर होकर आए और उन्होंने धीरे धीरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी वगैरह कांग्रेसी रहनुमाओं को तकसीम का नजरिया कबूल कर लेने पर आमादा कर लिया, बिला आखिर 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर देने की तजवीज का ऐलान कर दिया गया। मेरे भाई, ये ऐलान दरअसल न तो हिंदुस्तान के मफाद में था न मुसलमानों के मफाद में, इससे सिर्फ बरतानवी मफाद की हिफाजत मकसूद थी। इसलिए कि हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमान अक्सरियत के सूबों की अलग रियासत कायम कर देने से बरतानिया को बर्रे सगीर में अपने पांव टिकाने का मौका हासिल हो जाता था। एक ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम लीग के नाम से बरतानिया के पसंदीदा अफराद बरसरे इख्तिदार आ जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के जेर असर रखी जा सकती थी और इसका असर हिंदुस्तान के रवैये पर भी पड़ना लाजमी होगा। हिंदुस्तान जब ये देखेगा कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का असर है तो वो अपने यहाँ भी अंग्रेजों के मफाद का लिहाज रखेगा। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 आजाद रियासतें वजूद में आ गई जो यकसा तौर पर बरतानवी कॉमनवेल्थ की मेंबर बनने पर राजी हो गई और फिर मेरे बदतरीन खदशात सही साबित होने लगे। एक फिरका दूसरे फिरके का बदतरीन दुश्मन बनकर कत्ल आम, गारतगरी और लूट मार पर उतर आया। खून की लकीरों के साथ 2 मुल्कों की सरहदें खिंच जाने लगी और अफसोस ये मुसलमान तकसीम दर तकसीम होकर रह गए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब अगरचे हिंदुस्तान ने आजादी हासिल कर ली, लेकिन इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान के नाम से जो नई रियासत वजूद में आई है, जिसमें बरतानिया के पसंदीदा अफराद का बरसरे इख्तिदार तबका वो है जो बरतानवी हुकूमत का परवरदा रहा है। इसके तर्ज अमल में खिदमत खल्क और कुर्बानी का कभी कोई शायबा नहीं रहा है और सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए ये लोग पब्लिक के कामों में शरीक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के कयाम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमजोर होकर रह गई है और ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमजोर हो ही गए हैं। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे, पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमान इनकी कोई भी मदद न कर सकेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिस माशरती, इक़्तिसादी कमजोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे, ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद न कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं कि जब तकसीम की बुनियादी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के कयाम से ये मुनाफरत एक आईनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी तरह ये दोनों मुल्क खौफ और राज के तहत अपने अपने फौजी खराजात बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं मुलामत करूं तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों कर करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहां ले आई है। मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इज्तिमा नहीं है।
मैंने इस जमाने में जिस पर जैनुलहर की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी है तुम्हें यहीं से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर एक महलाल की जगह इत्मीनान था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इत्तराब और दिलों की वीरानी देखता हूं तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली, मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता कि पिछले 7 बरस की तलखनुमा सियासत जो तुम्हें अंदाज जुदाई दे रही है, इसके ऐद शबाब में ही मैंने तुम्हें खतरे की शाहराह पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने मेरी कदर से न सिर्फ एराज किया बल्कि गफलत और इनकार में सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप लोगों ने ये वीडियो देखा जो मौलाना अबुल कलाम साहब ने एक आज़ादी के तुरंत बाद में ये वीडियो उन्होंने ये भाषण दिया था, तकरीर दी थी, और जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की बात की थी कि आने वाला वक्त में क्या सूरत हाल होंगी, और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया था वो उस बात के ऊपर हम लोग आगे और बातचीत करेंगे। तो एजाज साहब, आपने ये पूरा वीडियो देखा? जी जी। जैसे हमारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने देखा है, और मैं समझता हूँ कि मैंने इस बीच में, इस दौरान में, प्रोग्राम के दौरान में जो हम लोग LOC कर रहे हैं, इसके दौरान में मुझे काफ़ी मौका मिला कि पाकिस्तान की मीडिया में और बाकी जगह पे जो पाकिस्तान में स्पेशली जो बहस चली है मौलाना अबुल कलाम के इस तबसरे या उनके जो सारी की सारी उनकी जो बातचीत है या उनके भाषण की बात की जाए उसके ऊपर, तो अगर देखा जाए इस मुद्दे पर, तो मौलाना साहब 2 बातें कहते हैं। एक तो नाम से मौलाना है, मुस्लिम है, उनके मुसलमान होने में तो किसी को बेचैनी नहीं हो सकती जी। वो पहली बात कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से अगर मुसलमानों का भला होता तो मैं पूरी ताकत लगा करके इसके साथ खड़ा होता, और उसके साथ में ही मैं बाकी लोगों को भी एग्री करता। ओके, पहली बात। दूसरा पॉइंट वो बोलते हैं आगे जाकर के, वो इस बात में कहते हैं कि उन्होंने 1940 में 3540 के दरमियान में जब वो कांग्रेस के सदर यानी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त में उन्होंने जिन्ना साहब को एक तजवीज़ पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस वक्त में जो सूबा थे जहाँ पे थे, उन्होंने कहा था कि जो मिनिस्टर्स होंगे उसके अंदर उन्होंने कहा कि 7 मुसलमान होंगे, आधे मुसलमान होंगे, और आधे के अंदर में बाकी लोग आएंगे, जिसमें उन्होंने वो खुल के कहते हैं कि 2 हिंदू होने थे, एक क्रिश्चियन होना था, एक सिख होना था, एक बुद्धिस्ट होना था, जैन होता, जो भी था। तो वो अपनी जगह पर ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में तीसरे हिस्से में अगर देखा जाए, जो उनकी बात का जो मौजू है, जो टॉपिक है, जिसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में जो मुसलमान होंगे वो हिंदू जो मेजॉरिटी होगी उसके रहमो करम पर होंगे। तो पाकिस्तान के मुसलमान न भारत में रहने वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों की मदद कर पाएंगे, न हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की मदद कर पाएंगे। दोनों ओर के लोग जो हैं, और पाकिस्तान जो है, जो उन्होंने कहा है, उर्दू आपकी बेहतर है मुझसे, तो आपको पता होगा, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान बदहाली का शिकार होगा, वहाँ पर फौजी हुक्मरान आएंगे, ये सारी बातें वो जो कहते हैं। तो वो और दोनों तरफ फौजें लड़ रही होंगी, और वो एक लिहाज से अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर जिन्ना साहब की अगर बात करते हैं उसी दौरान में, जिन्ना साहब ये सब नहीं देख पाए, जो कि हकीकत है। 68 साल के बाद में ये हकीकत है। मुझे उस पे बात तो कर लेने दें पहले। आइए। हाँ जी जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे और उन्होंने क्या चूज किया पार्टीशन में? वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जी। और उन्होंने पार्टीशन पे पाकिस्तान को चूज नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है ना। उन्होंने नहीं चूज किया। अब उन्होंने नहीं चूज किया, उनके साथ में एक बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी ने नहीं चूज किया जाना उधर, वहां रहे। बिल्कुल उन्होंने चूज किया वहां रहना। देखिए, ये होता है एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुआशरे का आप कह लें कि नक्शा या नजरिया सोच। हाँ। कि देखें, आप आज़ाद हैं,
आपने चाहा तो आपने कबूल किया, आपने चाहा तो फोर्स नहीं कर रहे हम किसी को। कौन फोर्स करता? कोई भी नहीं फोर्स कर सकता नहीं, था। 1947 में ईमानदारी से बताया, ईमानदारी से मैं कहूं। जी 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 नहीं, अब बात मेरी, हाँ, तो मेरा ये पॉइंट आने दें मुझे। आपका पॉइंट मेरा ये है कि ये आज़ाद मुआशरे में जब स्प्लिट हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया में रहना चूज किया। उनको कांग्रेस की प्रेसिडेंसी किसने दी थी? मुसलमानों ने तो नहीं दी थी। That was a political game। आप क्यों सोचते हैं कि क्योंकि मौलाना अबुल कलाम के अलावा कोई मुसलमान नहीं? जिन्ना को ये पेश नहीं हुई थी चीजें। क्या आप ये चीजें जिन्ना को पेश नहीं हुई थी? आप हिस्ट्री पढ़ के देखें जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को मतलब उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया कांग्रेस का, यूं कह रहे हैं? नहीं, उनको भी ये पेश किया गया था। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग चुनने को ज्यादा पसंद किया? अच्छा, फिर क्या हुआ? क्योंकि उनको जो इरादे थे वो भांप चुके थे। अब मौलाना बात तो मतलब आपका मतलब ये है कि मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस की लीडरशिप के, हाँ वो तो ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम भी उसके लीडरशिप के हिस्सा थे। देखें ना, मुसलमानों का एक सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि उनको अपनों ने मारा है। अब्दुल कलाम आजाद जो बात कर रहे हैं वो इंडिया में रहते हुए बात कर रहे हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जिनके साथ मिलकर उन्होंने तो हिंदुस्तान इसका आपका मतलब है कि जो आका, तो मेरे ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो आका शब्द जो है एक गुलाम आका के लिए, अपने मालिक के लिए कहता है। तो इस आपका मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान सारे गुलाम हैं और मौलाना अबुल कलाम गुलाम थे। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान न बनता तो हम सारे ही वो होते और सब गुलाम होते, तो और क्या होते? इसी पाकिस्तान में आपको एक बात बताता हूं, इस बात को खत्म तो होने देना, मुझे इस बात को यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। मुझे ये बात पूरी तो करनी पड़ेगी। आप पूरी कीजिएगा, आप पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मुझे आपको ये बात रोकनी पड़ेगी। आपको पता है हिंदुस्तान का जब इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जी जी, तो हम उसके अंदर सबका नाम लेते हैं। हम हुमायूं का भी नाम लेते हैं, अकबर का भी नाम लेते हैं, शाहजहां का भी नाम लेते हैं, जहांगीर का भी नाम लेते हैं और उनके बारे में अच्छे हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन उनको कहीं गद्दार नहीं कहा जाता है। उन्होंने, वो थे बादशाह थे, उन्होंने टुकड़े नहीं किए। अच्छा, जहांगीर के बारे में क्या कहा जाता है? नहीं, एक मिनट रुकिए। जहांगीर के बारे में क्या कहा जाता है? उन्होंने, जहांगीरी न्याय प्रसिद्ध है, जहांगीर के बारे में कहा कि वो बड़ा इंसाफ पसंद था, उसके यहाँ पे उसने घंटा बांध रखा था, ये मुझे पढ़ाया जाता है। जहांगीर के बारे में आज तक बात होती है कि जहांगीर ही था ना जिसका सलीम जहांगीर नाम था, ओके, जिसकी बात करें, जिसका उसका इंसाफ, बड़ा इंसाफ पसंद था। पॉइंट नहीं सुनिए, वो अकबर था। हमारे यहाँ नाम है जहांगीरी न्याय, ये शब्द, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसी के नाम पे हमने सबसे बड़ी फिल्म बना दी मुगले आजम, ओके, जो कि हिंदुस्तान पसंद करते, अकबर बादशाह पे बनी थी। मुगले आजम जनाब सलीम जहांगीर पे बनी हुई है, जिसका हीरो वो है, बाकी उसके बाप है अकबर, लेकिन हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है इस बात का कि इस बात पे जहां पर हम लोग इस वीडियो की पूरी सारी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में आपने पूरे तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और बहुत अच्छा लगेगा जो मुस्लिम हमारे दर्शक हिंदुस्तान से आते हैं, वो देख करके सोच करके आपको बताएंगे कि क्या है, क्या जो आप कह रहे हैं वो कितना गलत है। गलत कैसे है? देखिए, जब आपने उस हर हालत में हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से बेहतर है। किस लिहाज से? मुझे एक बात बता, अभी 2 कश्मीर के मुसलमानों की क्या हालत है? 2-3 मिनट देखें, अभी प्रोग्राम एक मिनट सुनिए। अभी हमने मतलब प्रोग्राम शुरू करने के पहले हम लोगों ने दोनों ने देखा कि हम लोगों ने माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, तो मैंने कहीं से तैयारी नहीं की थी, मैंने आपके सामने खोला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तकसीम हुए थे, 2 टुकड़ों में बटे थे, दोनों के पास 99% की मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी। हिंदुस्तान में भी 9% माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी 9% पॉपुलेशन थी। हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो 18.9% हो जाती है, और पाकिस्तान के अंदर 9% से घट के 2.3% पर आप हो जाते हैं। तो ये सोचें कि और छोड़ें कि वहां पर अब हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियन की तो बात ही छोड़ दें, मुस्लिमों के साथ में, शियाओं के साथ में क्या किया है, अहमदियों के साथ में क्या किया है, वहां पर वो पाकिस्तान आपने बनाया, वो मुसलमानों के लिए। क्या अहमदिया मुसलमान नहीं होते? क्या शिया मुसलमान नहीं होते? आपकी बात दुरुस्त जी,
लेकिन वो जो है वो पाकिस्तान का मामला है। क्या इंडिया में सिख बात मुसलमानों की इसलिए हो रही है, बात मुसलमानों की बात ये हो रही है कि बात इंडिया और पाकिस्तान की हो रही है। सुनिए, पाकिस्तान और इंडिया, मुसलमानों में जो भी है, मैंने तो पहले अर्ज किया कि मुसलमानों को फाड़ कर, मैं वही मेरी बात तो सुने ना, मेरी जी, बात, मौलाना अबुल कलाम आजाद को खरीद कर, फाड़ कर, मुसलमानों से तोड़कर हिंदुओं, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। जी, आई अंडरस्टैंड, एजुकेशन मिनिस्टर, अब कुछ और बना दे। अब पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे जी, गौर तो कीजिए, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, जो अहमदी थे। आपको इल्म नहीं है। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो हुआ, हुकूमत देखे, उसका दोष मैं इंडिया को देता हूं। अच्छा, वजह इंडिया का दोष है? बिल्कुल वजह यह है कि जब आप डिस्टेबलाइजेशन की एफर्ट को कंटिन्यू रखेंगे एंड समबडी इज फाइटिंग द सर्वाइवल, उसमें बहुत से लोग, पूरी मेरी बात सुनो, हाँ, हिस्ट्री सुनाने दे मुझे भी। इंडिया पाकिस्तान बना, अबुल कलाम आजाद जो भी कह रहे हैं वो वहां रहते हुए कह रहे हैं। क्या आज तक किसी पाकिस्तानी ने आकर क्या किया? जब पार्टीशन हुई, पहला काम ये हुआ कि पाकिस्तान, वो 1947 में नहीं पैदा हुए थे, 47 में नहीं पैदा हुए थे, तो फिर वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक टाइम रहे, उसके बाद में नहीं रहे, फिर बाद में पॉलिटिकल कैरियर उनका इंडिया में था। इंडिया में जिन्ना साहब का भी पॉलिटिकल कैरियर था, वो भी कांग्रेस के मेंबर थे। जी बिल्कुल थे। और उन्होंने मुस्लिम लीग क्यों बनाने की जरूरत पेश आई उनको? इसीलिए कि उन्होंने देखा, अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा इस बात के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि जिन्ना साहब के लिए पाकिस्तान का नाम एक बार्गेनिंग टूल था। मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक बात आपको अगर वो बार्गेनिंग टूल होता तो जिन्ना साहब इंडिया छोड़कर ना जाते, कि बाहर में जाए तुम्हारा सब कुछ। मैं आपको बताता हूं, इसीलिए उन्होंने ये किया क्योंकि इंडिया, जब वो इंग्लैंड गए थे, सुनिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1919 में जब वो गए थे, इंग्लैंड में गए थे, तो मैं शायद आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो कि चौधरी कुछ नाम करके था, ओके, चौधरी क्या नाम था? शायद रहमत अली था। रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने जब उनके सामने पाकिस्तान का एक पर्चा दिया, उन्होंने कहा ये बेवकूफ आदमी हो तुम बहुत, तुम्हें अकल है, तुम क्या उन्होंने उस बंदे से मिलने से इनकार कर दिया, वापस कर दिया उसे। जी एक बात, वजह ये कि उस वक्त तक वो बिलीव करते थे, बात तो सुनिए, तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। उस वक्त तक वो बिलीव करते थे कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर मैं उसके आगे आजादी हासिल कर सकते हैं और आजाद सेकुलर मुल्क बना सकते हैं। मैं उसके आगे आता हूं, उसके आगे आपको बता रहा हूं कि जो जिन्ना साहब थे 1944 तक में, जिन्ना साहब ने 45 तक में, 44 से 45 तक में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी, बिजनेस आदमी थे वो, बनिया बुद्धि के थे, ओके, जिस कम्युनिटी से आते थे उसके अंदर में उन्होंने हमेशा प्रॉपर्टीज अपनी खरीदी हैं, और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में नहीं खरीदी, उनके दिमाग में भी नहीं था, क्योंकि पॉसिबल था भी नहीं। लेकिन जब आप दंगा फसाद करेंगे और ये सारी चीजें, और ये वाकई जो मौलाना साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की साजिश भी थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दो, आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और यही होगा। देखिए ना, लड़ने मरने का वो उनको, इसलिए उनको कि वो कांग्रेस में रहते थे, उनको पता था क्या होना है, राइट। अगर देखें, पाकिस्तान का यही तो खौफ था कि हम, इसी बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान बनाया कि हम अगर साथ रहेंगे तो हमारे साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स का सलूक होगा। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आपने की अपनी माइनॉरिटीज के साथ में सेकंड क्लास का सलूक, इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ में सलूक नहीं है ही नहीं। आज भी नेक्स्ट प्रोग्राम में जो कश्मीर में हो रहा है, मैं आपके प्रोग्रामों से, आपके मीडिया से लाके आपको दिखाऊंगा कि इंडिया में, चिंता मत कीजिए, मैं आपको वही बलूचिस्तान दिखाऊंगा जहां पे वो उनके साथ कर रहे हैं आप, वो भी जो बलूचों के साथ में आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो सिखों के साथ अफगानी, गोल्डन टेंपल में क्या अफगानिस्तान, इंडिया ने गोल्डन टेंपल में क्या किया? अफगानी करें, इंडिया इज अवर फ्रेंड, मालूम क्यों कह रहे हैं? वो मुसलमान है, पूरी 100% मुस्लिम आबादी वहां की। इंडिया को हम भी फ्रेंड बनाना चाहते हैं, बनाइए तो लड़के बनाएंगे। जब आपको पता है, जब हमें सर्वाइवल, जब इंडिया हमें यह धौंस देता रहेगा कि मैं बड़ा हूं और मैं तुम्हें, अमेरिका आपको धौंस देता है, कहता है आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, मार मार के आपको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, तो आपको नहीं समझ में आता है। देखें फिर अमेरिका ने क्या कर लिया, हमारा पहुंचा दिया। कहां? आप देखें कहां पर है,
देखिए 150 से करीब बच्चे आपके, अब वही वो वहां तहरीके तालिबान मार देता है आपको, वो हिंदू तो नहीं गए थे मारने के लिए, इंडिया तो नहीं गया था मारने के लिए। जी जी देखिए मैं आपको बताऊं, जी, जी। सीधी बात सुनिए, मैं इसी लिहाज से इस प्रोग्राम में के अंदर में जब हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, भला किसी का नहीं हुआ। हिंदुस्तान, अगर पाकिस्तान आज बेहतर होता, अगर बेहतर ही हालत में होता, हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। मैं जिन्ना साहब की ये सोच देखे है, ना, सुनिए जिन्ना साहब की ये सोच थी, उनकी सोच में बाद में उन्होंने जब कहा, उनका ठीक है, देखिए आप ये मानने को तो तैयार नहीं है कि अब्दुल कलाम आजाद की क्या सोच थी, क्योंकि वो मैं तो उनका पूरा वीडियो हमने देखा है, उनका पूरा वीडियो देखा है। मैं यही बता रहा हूँ ना, वो मुसलमान नहीं थे, उनको खरीद लिया गया था। हाँ जी, आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं उनको खरीद लिया गया था? मुसलमानों को लोग खरीद लेते हैं, आपने खरीदा उनको? खरीदा मौलाना अबुल कलाम आजाद को। कांग्रेस ने आप जो उनको, बोल रहे हैं आपको पता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर में मौलाना अबुल कलाम आजाद को फॉलो कर, क्योंकि सच बोलते हैं, उन्होंने जो बोला था वो सच बोला था। और वो सच बोला था, वो उस बात पे आए, वो उन्होंने इंडिया की तरफ की मुसलमान थे, उन्होंने इंडिया के तरफ की बात करनी थी। तो इंडिया तो पहले भी था जनाब। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कायदे आजम ने सेकुलर पाकिस्तान की बुनियाद रखी कितनी एक बेहतरीन बात कहते हैं, वो एक अच्छी शुरुआत ही जब अपनी बात कहते हैं जी जी, तो एक बात कहते हैं कि वो हजरत क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह जो है मोहम्मद साहब जो कहते हैं, देखें उनकी बात उन्होंने कही थी। मैं आपकी बात बताता हूं, देखिए मजहब की बात में मैं जानना नहीं, मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मजहब की बेसिस को जब आप लेके आते हैं ना, मजहब की बेसिस के ऊपर तो आपने पाकिस्तान बनाया। देखिए मजहब की तो बेसिस क्यों नहीं बात करेंगे? नहीं, मजहब की बेसिस पे मेरा ख्याल है समय थोड़ा सा मैं ब्रेक भी लेना पड़ेगा, और ब्रेक लेकर के उसके बाद में फिर हाजिर हूं जी। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बात कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम की बात कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपका ख्याल गलत है कि उन्होंने एक इस्लामिक स्टेट बनाने की, आप मेरी एक बात सुने ना, बात तो सुने जी जी। एक मुसलमान रियासत की बजाय मुसलमानों के लिए रियासत, दो फर्क है, गौर से देखिए। देखें, मुसलमानों के लिए रहने की जगह एक सेकुलर स्टेट अंडर द इस्लामिक लॉ जो रहना चाहते हैं, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एन इस्लामिक स्टेट, राइट? इस्लामिक स्टेट इज व्हाट यू थिंक अबाउट सऊदी अरेबिया, जो अपने आप को कहते हैं उसमें, ठीक है? ये जिन्ना की आप पहली तकरीर देखें, मैं आपको अगले में वीडियो लाके दिखाऊंगा। पाकिस्तान की सेपरेशन में उन्होंने जो तकरीर की थी सेपरेशन के बाद पहली दफ़ा चार्ज लेते वक्त, उस तकरीर में उन्होंने बड़ा खोल के, और पाकिस्तान में वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बड़ी खोल के बताया था कि पाकिस्तान हमने किस लिए बनाया है। बना लिया आपने? बनाया, और उसके मुताबिक जिन्ना के हिसाब से अपने पाकिस्तान आज का है। देखें, फिर एक बात तो माने ना कि जिन्ना ने गलत कुछ नहीं किया था। जिन्ना ने जो किया था, जो उसका ख्वाब था, वो गलत नहीं किया, तो आज उन्होंने जो पैदा किया तो वो है क्या पाकिस्तान? एक बात हमने को हल करें, हमने आपने गांधी को मार दिया। नहीं सुने, और क्या गांधी ने जो मैं बोलता हूं, खुल के बोलता हूं इस बात को, कि गांधी ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। आपके गांधी के पाकिस्तान के अगर आपके पास में होता ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो के बजाय पाकिस्तान के अंदर में आप जो हर जगह पर फोटो लगानी चाहिए आपको मोहनदास करमचंद गांधी की, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी है। वो नहीं होते, आप लोगों ने खुद मार दिया, वो नहीं होते अगर मोहनदास करमचंद गांधी ने जिद नहीं की, उन्होंने इंडिया के साथ गद्दारी की। हमने देते ही नहीं कुछ भी। नहीं, उन्होंने गद्दारी की इंडिया के साथ, के दो टुकड़े करवा दिया। इंडिया के साथ गद्दारी की मोहनदास गांधी ने। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, आप बताएं ना। आप मैं मानता नहीं हूं, आप ये दलील दे रहे हैं। मैंने तो आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने शहादत दी है। इंडिया ने उन्होंने शहादत दी है, उन्होंने शहादत दी है। गांधी को पता था कि इसके बगैर चारा नहीं है। नहीं, तो नहीं, गलत कह रहे हैं आप हिस्ट्री पढ़िए। फ्रीडम कॉलिंस की एक किताब है, फ्रीडम एट मिडनाइट, माउंट बेटन ने। नहीं सुन लीजिए, मैंने बहुत सुना माउंट बेटन, आप सुन लीजिए, फ्रीडम एट मिडनाइट है, बाकी जितने भी किताबें और भी पढ़ेंगे। उसके अंदर उन्होंने कहा है साफ, उसके अंदर में सारी रिसर्च के ऊपर सारे रिसर्च पेपर उसके अंदर में आए हैं कि माउंट बेटन को इस डिक्टेट के साथ में भेजा गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने हैं, क्योंकि
ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को वही पावर में नहीं रख ना, सकते थे। गांधी को ये पता था, आपको पता है गांधी इंडिया गांधी का जो भी था, आप जिस जगह भी गांधी की फ्रीडम, माउंटबेटन को देखे क्या कहता था, आपको पता है गांधी ने क्या बोला था? गांधी ने कहा था कि इंडिया का डिवीजन, हिंदुस्तान के दो टुकड़े, मेरी लास्ट, मैं मर जाऊंगा मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। फिर क्यों किया उसने? इसीलिए तो गोली मार दी उसको। देखिए इसीलिए तो अपनी बात पे फिर गया। मैं आप ये कहते हैं नहीं, क्योंकि गांधी को सुनिए, मैं अब आपको बता रहा हूं, क्योंकि हुआ ये कि जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, वो उन्होंने कहा कि हम अलग होने चाहते हैं, उसी तरह से कांग्रेस के माउंटबेटन ने दो हिसाब से, गांधी वाज टोटली केप्ट आउट। और गांधी के सामने कंडीशन, मैं बताता हूं, गांधी को यह बताया गया कि जिस बात पे गांधी को मजबूर किया गया, गांधी को यह कह के मजबूर किया गया कि अगर आप डिवीजन को नहीं मानते हैं तो बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। यही बात हुई थी। नहीं तो गांधी के लिए हिंदू मुसलमान दोनों एक थे, उसने और जगह पे गए थे। तो गांधी ने, और हुआ क्या, वर्ष हुआ, और उस वक्त तक में वर्ष हुआ, उससे ज्यादा वर्ष हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जितने लोग मारे गए, हिंदुस्तान में जितने लोग मारे हो गया, वो अपने आप में हो गया। अब हम आज जो बात देखे ना, आप जिस बात पे आता है, मेरी बात सुनिए, जिस बात को आप देखे ना, अपनी बात ही खाली नहीं ना सुनाए, मेरी भी सुने। मैं आपसे ये पॉइंट कर रहा हूं जी कि हमने जो ये वीडियो देखा है, जी, इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद था मेरा लाने का, जी, कि जो मौलाना साहब ने उस वक्त में बताया था नक्शा कि आने वाले 50, 60, 70, 100 साल के बाद में क्या होगा, ये वही हुआ। देखिए तमाम लड़ाई के बावजूद में, तमाम के बावजूद में आज हिंदुस्तान तरक्की पर है, पाकिस्तान बदहाली पे है, कंगाली पे है, बैंकरप्ट होने जा रहा है, बनाना रिपब्लिक हो गया है। कहां से हो गया है? आप पाकिस्तान गए हैं, आपने देखा ये ख्वाब है इंडिया के, जिसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए आपने अभी लास्ट वीडियो देखा था, आपने कहा कि हम सीएनजी की गैस के टैंकों के लिए मर रहे हैं, हमारे पास में घर में वो नहीं है, और इंडिया सीएनजी ट्रेन चला रहा है। सीएनजी गैस, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं जनाब, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री पनप रही है। आप पाकिस्तान का कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये जो रियली, हाँ जी, क्या बनाया आपने? आप जाके देखें तो सही। मैं क्या देखो, आप बताएं। पाकिस्तान में आप तो है ना, मैं तो नहीं गया, आप मुझे बता दें, शायद मुझे पाकिस्तान में सोलर पैनल बन रहे हैं, पाकिस्तान में पंखे बन रहे हैं, पाकिस्तान में प्लास्टिक इंडस्ट्री है, गुजरांवाला जाके देखें, सियालकोट जाके देखें, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे अच्छे बैट्स पाकिस्तान के बिकते हैं। कभी ये पता है आपको? कश्मीर में फुटबॉल, कश्मीर में नहीं भैया, सियालकोट में, सियालकोट। मैंने अभी वर्ल्ड कप के लिए पढ़ा कि पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर, स्पेशली कश्मीर के अंदर में वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि उनके बैट्स बहुत निकलते हैं। मैंने इससे इतना पढ़ा जी। राष्ट्र और पाकिस्तान का नाम नहीं सुना, पाकिस्तान से रैकेट्स देखें, रैकेट्स होते हैं, पाकिस्तान के रैकेट्स हैं वहां पे, रैकेट्स ड्रग्स के लॉर्ड्स के रैकेट्स हैं नहीं वो रैकेट्स की बात नहीं कर रहा। तो कौन सी बात कर रहे हैं? स्पोर्ट्स रैकेट्स बनते हैं पाकिस्तान में। तो कुछ स्पोर्ट्स के बंदे ही पैदा कर लेते हैं वहां पे। भैया आपको पता नहीं है स्क्वाश के चैंपियन कौन है दुनिया में? जी हाँ, बहुत अच्छा, इंडिया में भी थे। नहीं थे ना, क्यों नहीं? हम अपने बिलियर्ड से सुनिए, आज की तारीख में वर्ल्ड चैंपियन आपके पाकिस्तान के पास बहुत अरसे से। खैर वो एक अलग बहस है, हम उसको भी लेके आएंगे एक एक करके। हम लोग अभी बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की। जी 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 जी। और आपने मोहम्मद अली जिन्ना, आपने तो मौलाना अबुल कलाम को बिका हुआ मान लिया। देखिए बिल्कुल, मौलाना को खरीदना को काम नहीं है। आप देख लीजिए कि जो आजकल दुनिया में हो रहा है, मौलानाओं को खरीदना मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है दुनिया में। ये जो मौलाना आजकल जो टेररिज्म हो रहा है, ये जितने मौलाना आपके पीछे पड़ जाएंगे पाकिस्तान तो बिल्कुल पक्की तौर पे। देखिए पाकिस्तान को मैं मौलवियों की स्टेट नहीं मानता। ये वो लोग थे जिनको इंडिया ने धकेला, और वो लोग थे जो पाकिस्तान को कहते थे ये पलीदिस्तान है, इसकी हम पे नहीं बनने देंगे। ऐसे लोगों को इंडिया ने अपने मकसद के इस्तेमाल करने के लिए इंडिया से धकेला और पाकिस्तान में भेजा। ये लोग पाकिस्तान की मुखालफत करते थे। ऐसा कीजिए, मौलाना हाफिज सईद जैसों को वापस भेज दीजिए इंडिया, हमको दुरुस्त कर देंगे। ऐसे सारे मौलाना को हमें दुरुस्त करना आता है, जो इंडिया में टेररिज्म चल नहीं सकता। जी
पूरी दुनिया में चल रहा है, आप इंडिया में चल रहा है भैया। इन्हीं मौलानाओं ने आपकी पार्लियामेंट पे हमले की कोशिश की। मैं आपकी इस बात से टोटल एग्री हूं। हाँ, ये कोशिश करते हैं, ये इनका कोई दिन नहीं है भैया। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। और क्या उर्दू में आप कहते हैं खवातीनो हजरात। मेरी उर्दू थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई। देखिए संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को आईन कहते हैं, करेक्ट? अच्छा, एक बात मैं करेक्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह के आज के मौलवी हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वैसे ही हैं। नहीं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, उनमें बहुत सी खूबियां थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल मकासद जड़े हुए थे इन चीजों के साथ जिस पे वो बात कर रहे हैं, उन्होंने और जिस पे उन्होंने जिना के साथ इख्तलाफ किया। मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ी ईमानदारी से मैं एक बात आपसे पूछूं। जी। उनकी सारी बातों में वो दो बातें, जैसे मैंने शुरुआत में 3 बातें कही थी, उसमें एक बात शुरुआत में वो कहते हैं कि मुझे अगर यकीन दिला दें कि इसमें पाकिस्तान के बनने से मुसलमानों का भला होने वाला है, और पूरी ईमानदारी वो जब बोल रहे हैं कि कोई इंसान जैसे आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए कि एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो कहते हैं मुझे पूरी ईमानदारी से, उनकी आवाज से भी लगता है कि ईमानदारी, क्योंकि उस टाइम पे आज की जैसी सिचुएशन नहीं थी, वो बोल रहे हैं पूरी ईमानदारी से, जैसे एक व्यक्ति चाहता है। एक बात, उसके बाद में आप मुझे बताएं, पूरी उसी शिद्दत के साथ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकसीम कौन होगा? मुसलमान। आज कहां पर है हिंदुस्तान, जो उस सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे, देखिए एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। हिंदुस्तान में मुसलमान है, पाकिस्तान में मुसलमान है, बांग्लादेश में मुसलमान है, 3 जगह पे मुसलमान है, ठीक है। और उसके साथ में और तो और श्रीलंका में आपको पता है कि जो मुसलमानों के साथ में कितनी जाति होती, जुल्म होता है। और जो वो ये बात कहते हैं, एक बात कहते हैं कि यार ये अकल के दुश्मनों, ये अकल तुम्हारी ये नहीं आ रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर जब डिवीजन हो जाएगा तो जो इंडिया में मेजॉरिटी, मैं कह रहा हूं, मैं हिंदू परिवार से आता हूं, वहां पर मुसलमान को जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने तक में उसको बताना पड़ता है कि वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, गद्दार तो नहीं है। ये आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर सवालिया लिस्तान बना दिया। ये कितनी बड़ी आपने जो किया है, ये आपकी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी नहीं है, हकीकत है। अगर हम ना होते, ये हकीकत है। अगर आज हम ना होते जी, अगर हम ना होते पाकिस्तान अलहदा, तो इंडिया ने क्या कहना था कि आप सऊदी अरब के साथ हो। नहीं, क्योंकि ये तो आपकी फितरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में झगड़ा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में झगड़ा हो जाए, आप किसके साथ होंगे? मुसलमान आप किसके साथ होंगे जी? किसके साथ होंगे? पाकिस्तान और सऊदी अरब में कल झगड़ा हो जाए, किसके साथ होंगे? पाकिस्तान के साथ होंगे ना जी। तो फिर कैसे कहते हैं सऊदी अरब के साथ होंगे? अभी भी जो इंडिया में मुसलमान हैं वो इंडिया के साथ हैं। सऊदी अरब भैया जो जंगें लड़ी गई हैं, अरे सुनिए, अरे भाई हिंदू भी पाकिस्तान आर्मी में लड़े हैं और क्रिश्चियन भी लड़े हैं, ठीक है। आप निकाल के अब खोजें कहीं, ठीक है ना, वो लड़ते हैं अपने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के सामने। आपने दो चीजें रख दी कि बोलो तुम्हें मरना यहाँ पे कि वहां, बोले चलो वहां पे मर जाते हैं। यही आप करते हैं, यही आप करते हैं। पॉइंट ये है, आपके पॉइंट से मुझे सख्त इख्तिलाफ है। वजह ये है कि देखें, रखिए बहाना जो है वो तो कोई भी बनाया जा सकता है। किसी भी कौम को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है कि आप अब साबित करो अपनी लॉयल्टी। मैंने अरे भैया, इससे बड़ी और क्या लॉयल्टी हो सकती है कि उन्होंने सब कुछ आपको पता है? मेरी बात तो सुन लेना। देखें, सब कुछ होने के बावजूद, कटने मरने के बावजूद उन्होंने इंडिया में रहना चुना। इससे ज्यादा वो लॉयल्टी इंडिया को क्या दिखा सकते हैं? ठीक नहीं, आप बताएं क्यों उनको आज साबित करना पड़ता है कि वो इंडिया के साथ है, जब उन्होंने चुना? आपने पाकिस्तान बनाया इसलिए नहीं, पाकिस्तान नहीं बनाया इसलिए कि हिंदू उसको कहता है। ना, इसलिए। और पूरी जो बात मेजॉरिटी है, मौलाना अबुल कलाम ने ये जो बात बोली है ना, एक बात और मैं बता दूं, काट दूं, जो गलत है कि आप कहते हैं जी मुसलमान तकसीम हुआ।
सिख नहीं तकसीम हुआ। पाकिस्तान में कितने हैं सिख? आप बताइए। बहुत सिख है। अभी आपने आंकड़ा देखा ना, माइनॉरिटीज का आंकड़ा देखा ना, सिख तो मेजॉरिटी तो है नहीं ना। नहीं, पंजाब में थे ना 9%। अरे 9% थे ना टोटल माइनॉरिटी। 9% टोटल माइनॉरिटी, 3% भी नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? 4% है टोटल माइनॉरिटी। टोटल नहीं, एक मिनट, अभी आपने आंकड़ा देख रहा है, मैंने इंडिया का तो आंकड़ा नहीं है, वो पाकिस्तान का था ना। वो पाकिस्तान का, वो तो पाकिस्तान किसने बनाया, किसने रखा? मैंने आपसे आपके सेंसस से नहीं था वो, पाकिस्तान की सेंसस का वो डेटा नहीं था। मैंने यही तो अर्ज कर रहा था कि सेंसस का डेटा देखे, मैंने ये अर्ज की थी आपको। मैंने ये नहीं कहा था कि विकिपीडिया से देखें। मुगालते में रहेंगे भैया, पाकिस्तान का सेंसस देख लीजिए। पाकिस्तान में 7% तो अहमदी हैं, जिनको वो माइनॉरिटी कहते हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, टोटल सेंसस बता रहा है आपका 2.3 टू कम होने या 4%, कम होने या बड़े होने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताएं जी। पाकिस्तान, इंडिया का अभी आपने आंकड़ा देखा, टोटल 9% माइनॉरिटी थी, आज 18.3% डबल हो गई है। मुस्लिमों की पॉपुलेशन जो है इंडिया में, जिसके अंदर उनके ऊपर हम बहुत दबाव दे रहे हैं, बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, उसके बावजूद में 9% से 13% आज इंडिया में मुस्लिम है। आज की तारीख में चलिए इंडियन मुसलमानों की बात करते हैं। बिल्कुल हमने उनको बहुत सुनिए दबा के रखा है। ओके, इंडिया का अभी पिछले जो प्रेसिडेंट थे, ओके, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, बहुत दबा के रखा हमने वो आपकी बातें करता है, आपने उनको चढ़ाना था। अच्छा, सिंबॉलिक था सबको। देखिए, शाहरुख खान के बारे में मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आप देखिएगा, और वो वीडियो बड़ी जबरदस्त है। ये जो अमिताभ बच्चन ने उसके साथ सलूक किया एक शो में, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। आप दीजिए। इस पे अगले प्रोग्राम में बड़ी खुशी होगी, बात करेंगे, यकीन कीजिए आपको। और उसका दर्द भी एक पाकिस्तानी के दिल में उठा, वो वीडियो देखेंगे पाकिस्तानी, लेकिन बात यहाँ है उसका, क्योंकि देखें उसका दिफा इंडिया में कोई नहीं कर सका, पाकिस्तान वाले ने ही वो वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा। शाहरुख खान पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता? उसकी मर्जी भैया, हम उसको लाना भी नहीं चाहते, हम उसको लाना भी नहीं चाहते। को तो क्या नहीं चाहे, आज अगर वो बोल दे तो आप उसके मतलब क्या नहीं करेंगे, उसको क्या नहीं, उसको सदर प्राइम मिनिस्टर सब बना लेंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बनाएगा। अरे क्या नहीं बनाएगा, यकीन कीजिए। देखें, आज तक कोई फिल्मी हीरो पाकिस्तान में नहीं बना प्राइम मिनिस्टर। किसी को नहीं सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में आपने सुनिए, मैं यकीन कीजिए, जब फौजी आता है उसके लिए बिछ जाएंगे, रोल करेंगे, रोल ओवर करेंगे, घूमते जाएंगे। रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह उतनी ही रिस्पेक्ट अमिताभ बच्चन की भी करते हैं। उसकी सुनिए, मेरी बात सुने, हिंदुस्तान का मुसलमान है, लेकिन वो हिंदुस्तान का मुसलमान है जो कहता है चक दे इंडिया, जो कहता है ओके कि हमसे पंगा ना लो, हमें इंडिया वाले, उसका साबित करना पड़ता है। बावजूद जूते खाने करना आपके लिए करना पड़ता है, पाकिस्तान आपने बना दिया, इसके कारण से इंडिया का मुसलमान रोज गाली देता है पाकिस्तान, इसी वजह से, इसी वजह से उसके कारण से उसको साबित, नहीं तो जरूरत नहीं थी। देखे, मौलाना अबुल कलाम को जरूरत नहीं है, शाहरुख को भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं थी? क्यों जरूरत नहीं? इसलिए नहीं थी क्योंकि वो इंडिया को प्यार करते हैं, इसलिए नहीं जरूरत थी। और आपने, और पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान को प्यार करते हैं। भाई आप वहां देखें क्या कर रहे हैं आप भी, एजाज साहब, पाकिस्तान के मुसलमान अगर ईमानदारी, मैंने आपको इसके पहले भी प्रोग्राम में बोला था कि 20 साल, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं एकदम लीवरेज ले रहा हूं एक्सट्रीम, 20 साल के अंदर में पाकिस्तान के मुसलमान, वो तो क्या होता है, प्लीज हमें शामिल कर लो। वो क्या होता है जी, मेरी कौम जाग रही है, आप फिक्र ना करें। और जागे, बहुत अच्छी बात है, जब जागेंगे ना, आपको मैं बताता हूं कि आप इस 20 साल के बाद अगर हमें खुदा ने जिंदगी दी तो देखेंगे कि उस कौम में उठे हुए लोग इंडिया को बताएंगे हम क्या ये कहेंगे हम क्या हैं, हमारे में कितना दम है, हमें शामिल कर लो। और उस वक्त में 1947 में मोहम्मद अली इंडिया पिछले
70 ईयर से देख रहा है हमें क्या और ये देखना है? ख्वाब नहीं पूरा होगा। हमें क्या देखना है? देखिए, अगर पाकिस्तान मजबूत मैंने होता, आपको बताया। ये इंडिया के हक में था, डेमोक्रेसी होती इंडिया के हक में था। जी, जी, हमारे लिए प्रॉब्लम मालूम क्या है? हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को संभालते बहुत अच्छा रहता है। आपका कुल मिलाकर के कश्मीर के नाम पे उंगली करना, आपको लगता है कि इस इंडिया जिंदगी में का स्टार्ट से उंगली करना, मैंने आपको पिछले से पिछले प्रोग्राम में दिखाया था सारा कुछ, कि पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए। अगली बार कि बात करेंगे, मेरी और आपकी बातचीत अगली बार होगी। पंगे करने पे अगली बार मेरी और आपकी बातचीत होगी इंडिया और आप में बिल्कुल देखिएगा। और यस, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, और आपके विचारों का हम स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमें अपने बताएं विचारों के साथ में अवगत कराएं। उसी रूप में चाहेंगे कि आप अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं info@rawal.tv पर, और फॉलो अस एंड ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। थैंक यू।